नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस साथी के चैनल पे। और हम इस सक्सेस साथी के चैनल पे मंथली करंट अफेयर ऑफ द कैप्सूल्स का जो अप्रैल महीने का जो कैप्सूल्स है, मतलब अप्रैल महीने का जो भी करंट अफेयर्स है उसका डिस्कशन करेंगे। और लोगों ने सेट 1 डिस्कस की थी और अब सेट 2 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का सेट 1 का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा। आप इसका रिस्पॉन्स ज़रूर दें, कैसा लगा आपको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेरीज हो या आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं @सक्सेस। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा करंट अफेयर है कैप्सूल से ये कौन-कौन एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो सबसे फर्स्ट ये जो है इंडिया में होने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि आपका एसएससी का सारा एग्ज़ाम, जैसे कि सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, उसके अलावा एसएससी हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, जहाँ से मतलब क्वेश्चंस करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, सारे एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। इसके अलावा डिफेंस एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम है, वहाँ पे भी उपयोगी। इसके अलावा यूपीएससी का जो करंट अफेयर है, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, आपका सिविल सर्विस एग्ज़ाम, इसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो साबित हो सकती है। तो चलिए हम लोगों ने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है। आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर एनएफटीएस। एनएफटीएस के लिए कौन सा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज लॉन्च किया गया है? तो आप इसका आंसर करें। तो उम्मीद है कि आपने आंसर किया होगा, आप अपने आंसर को मिलाएं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा द वाजिर। द वाजिर का जो सही उत्तर है वो है द वाजिर। चलिए हम इस क्वेश्चन में कुछ टर्म आए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट टर्म आया है हमारे जो ये क्वेश्चन है इसमें आया है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी, ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है? चलिए हम इसी से शुरुआत करते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए देखते हैं क्रिप्टो करेंसी। तो सबसे फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी, तो करेंसी, तो क्रिप्टो करेंसी है, ये एक प्रकार का करेंसी है जिसको वर्चुअल करेंसी बोला जाता है। मतलब कि करेंसी है लेकिन ये वर्चुअल फॉर्म, डिजिटल फॉर्म में होती है। मतलब इसको डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। डिजिटल करेंसी, वर्चुअल करेंसी, किसी कोई भी ये नाम ये अप्रोप्रिएट है, सही है। अब बात करते हैं ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसका जनरेट कहाँ से होता है? ये इसकी माइनिंग की जाती है, डिजिटली माइनिंग की जाती है। डिजिटली माइनिंग, और ये माइनिग कैसे होता है? एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है जो हाई प्रोसेसिंग कंप्यूटर का यूज करके क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग की जाती है। आप जो भी क्रिप्टो करेंसी देख रहे होंगे, बिटकॉइन है बेस्ट एग्जांपल। तो बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और इसको ऑप्टेन किया जाता है माइनिंग से। माइनिंग का मतलब है कि हम सॉफ्टवेयर का यूज करके, एक हाई प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके हम एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं। एल्गोरिदम को सॉल्व करते हैं और वहाँ से हमें जो है ये सॉल्व करने के बाद हमें एक क्रिप्टो करेंसी, एक वर्चुअल करेंसी का जनरेशन होता है। और इसी क्रिप्टो करेंसी को हम यूज करते हैं एज ए बिटकॉइन हो गया या एनीथिंग, जो कि ये क्रिप्टो करेंसी का एक एग्जांपल्स है। अब बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी वर्क कैसे करता है, वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। तो वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? क्रिप्टो करेंसी का जो वर्किंग मैकेनिज्म ये है पीयर टू पीयर ट्रांसफर। पीयर टू पीयर ट्रांसफर, पीयर टू पीयर ट्रांसफर पर वर्क करता है। और ये जो है इसमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो कैसे यूज की जाती है? टेक्नोलॉजी ये होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं ब्लॉकचेन चेन टेक्नोलॉजी की। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होता क्या है? चलिए हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो देखिए आपको ये सारे जो भी दिख रहे हैं, सारे जो भी है ये मान के चलिए ब्लॉक है, सारे ब्लॉक है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है? मान के चलिए हमारे पास ये 6 ब्लॉक हैं।
यही छॉपर करते हैं इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि अगर इस ब्लॉक को इस ब्लॉक से कुछ ट्रांजेक्शन करनी है तो डायरेक्टली कर सकता है, डायरेक्टली कर सकता है। अगर हम देखें अभी जो रियल प्रैक्टिस, अगर हम वर्चुअल करेंसी की बात नहीं करें, जो हमारे पास जो करेंसी है, जो हम फिजिकल करेंसी की बात करते हैं, जो रुपया है, पैसा है, जो भी है, तो अगर हमको ट्रांजेक्शन करना है, जैसे ए पर्सन है और बी पर्सन है, ए और बी के बीच हमें पैसा का ट्रांजेक्शन करना है, तो हम क्या यूज करते हैं, हम कैश दे सकते हैं। लेकिन अगर कैश, लेकिन एक लेस अमाउंट, एक लिमिटेड अमाउंट तक हम कैश दे सकते हैं। अगर हमें बिग अमाउंट में करनी है, जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है उसको करोड़ों में करनी है, तो वो क्या करता है, तो ट्रांसफ़र करने के लिए एक यहाँ पे मीडियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बैंक बोलते हैं, बैंक। तो ये बैंक के जरिए, या हम यूज करते हैं बैंक के अलावा, जैसे पे फोन हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया इत्यादि, ये सब अभी यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, मेडिटेरियन का काम करती है कि हमें पैसा तो बी को देना है, लेकिन ये पैसा किसके थ्रू होकर जाएगा, बैंक में हम जमा करेंगे। ये बैंक है तो क्या करेगा, इसको ट्रांसफ़र करेगा। और इस केस में क्या होता है कि बैंक के पास पैसा एक्यूमुलेट हो जाता है, या फ़ोन पे के पास पैसा एक्यूमुलेशन हो जाता है, और ये जो मीडिएटर है, ये बहुत ही पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मतलब कि इनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। तो अभी जो ट्रांज़ैक्शन चल रहा है, अगर मतलब फिज़िकली ट्रांज़ैक्शन की बात करें, जो वर्चुअल हम बात नहीं करते, हम डिजिटल ट्रांज़ैक्शन की बात नहीं करते हैं, तो ये इस तरह से ट्रांज़ैक्शन होता है। इसमें है सो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि अगर ये बैंक है, तो ये बैंक के पास पता होगा कि ये पर्सन कौन है और ये पर्सन कौन है। इसके इसका पूरा डिटेल्स बैंक के पास रहेगी, इसका पूरा डिटेल्स बैंक के पास रहेगी, इसने कितना पैसा दिया ये डिटेल्स रहेगी, इसने कितना पैसा रिसीव किया ये डिटेल्स रहेगी, इसके द्वारा फिर ये पैसा कहाँ यूज़ किया गया ये भी डिटेल्स आ जाएगी। तो बैंक यहाँ जो इसका रेगुलेशन है, ये रेगुलेशन है, ये आसान हो जाता है कि पैसा का पता चलता है कि हाँ पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है, क्या किस वजह से ट्रांसफ़र किया गया है। ये सारा जानकारी रिसीवर एज वेल एज डोनर दोनों के बारे में बैंक को पूरी जानकारी रहती है। इसके ज़रिए गवर्नमेंट को जानकारी मिल जाती है थ्रू आरबीआई। आरबीआई सारा बैंक का रेगुलेट करती है और आरबीआई इस पर आराम से निगरानी रख सकती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ये जो ट्रांज़ैक्शन है, इसमें देखिए इस प्रकार के ट्रांज़ैक्शन में क्या हो रहा है कि किसी को, जैसे ये ए है, ये बी है, इनके बीच ट्रांज़ैक्शन करनी है तो डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी थर्ड पार्टी की। जैसे ए है, मान के चलिए ये है सी, ये है डी, ये है ई। अगर ए से डी के बीच ट्रांसफ़र करनी है तो डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डायरेक्ट इसके द्वारा ट्रांसफ़र ये कर सकते हैं, सी को कर सकते हैं, या ए को कर सकते हैं, या एफ को कर सकते हैं, किसी को भी ये डायरेक्ट ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं, और इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मीडिएटर की। तो मीडिएटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होने की वजह से इसमें जो है एक्यूमुलेशन का झंझट खत्म हो जाता है। कोई बीच में अगर कोई बैंक के पास पैसा बहुत आ गया था, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, इसी को बोला जाता है पीयर टू पीयर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन इसी को बोला जाता है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होने की वजह से क्या इसमें फ़ायदे हो रहे हैं कि ये ट्रांजेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है और बड़ी सेफली होता है। और ये जो ब्लॉकचेन है, मतलब छौत में देख रहे होंगे कि कितना जंजाल बन गया, कि इतना फिर ये करेगा सबको, कितना चेन डिफ़िकल्ट होगा, और ऐसे हज़ारों हैं ब्लॉक, हज़ारों लाखों ब्लॉक्स हैं। तो अगर ये ट्रांज़ैक्शन करते हैं आपस में, तो इनका ट्रांज़ैक्शन को रेगुलेट कर पाना या आइडेंटिफ़ाई कर पाना कि कौन किसको कितना ट्रांसफ़र किया है, ये बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। ठीक है ना? किसी भी गवर्नमेंट के लिए, किसी भी अथॉरिटी के लिए। तो इसमें एक दिक्कत ये है कि इसमें कर नहीं सकते हैं, ये बड़ी फास्ट है और बड़ी सिक्योर ट्रांजैक्शन है। इसमें किसी मतलब कि कोई भी इसे अगर चाहे कि ये करना, क्या बोलते हैं, क्रैक करना, हैक करना, तो हैक नहीं हो सकता है। हैक करना इम्पॉसिबल है, हैक हो ही नहीं सकता है। इतना कॉम्प्लेक्स चेन बन जाता है कि हैक नहीं हो सकता है। और किसको कौन पैसा दिया ये भी नहीं पता चलता है। तो आरबीआई को हमारे देश में, अब जैसे इंडिया की बात कर लें, तो इंडिया में क्या हो रही थी कि जब ये क्रिप्टो करेंसी आई, ये क्रिप्टो करेंसी फॉर एग्जांपल बिटकॉइन आया, बिटकॉइन आया तो सरकार को ये प्रॉब्लम हो रही थी कि ये बिटकॉइन जा कहाँ रहा है, कहाँ पे जा रहा है बिटकॉइन। ना इसमें कुछ रेगुलेशन पता है, ना कुछ पता है, लेकिन बिटकॉइन से ट्रांजैक्शन हो रहा था, जिसकी वजह से जो है सो कुछ आप देख रहे होंगे कि 2016, 17, 18 इसमें जो है टेररिस्ट अटैक बहुत बढ़ गया था। 19 के लास्ट तक देख रहे होंगे, जो हमारा लास्ट मेजर टेररिस्ट अटैक हुआ है वो फरवरी 14 फरवरी 2019 को हुआ था एट द पुलवामा। तो टेररिस्ट अटैक बढ़ गया था, तो पता नहीं चल रहा था कि क्यों बढ़ रहा है, तब पता चला कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से शायद बढ़ सकता है।
तो इसके लिए आरबीआई ने क्या किया कि जो बिटकॉइन है इंडिया में उसको बैन कर दिया कि हमारा जो बिटकॉइन है वो बैन रहेगा। फिर बैन करने के बाद फिर आई मार्च 2020 में, मार्च 2020 में पिटीशन गया सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिटकॉइन, मतलब बिटकॉइन के बैन को लेकर के। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो आरबीआई का जो रूल था उसको ओवर रूल्ड किया और बोला कि नहीं, बिटकॉइन को एलिजिबल बनाइए, बिटकॉइन लीगल है, इट इज़ लीगल मनी एंड इट शुड बी ट्रांजेक्टेड इन द कंट्री। अब बोला आरबीआई की हमको रेगुलेट कैसे करेंगे, तो ये आप समझिए किस तरह से रेगुलेट करना है। तो आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली एक अपना बिटकॉइन रिलीज किया है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो जो अपना जो वर्चुअल करेंसी जो रिलीज किया गया है आरबीआई द्वारा उसका नाम क्या है। तो हमारे जो ये क्रिप्टो करेंसी की ये कुछ बातें थी जो कि हमें उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छी तरह से आई होगी। व्हाट इज द पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज द बिटकॉइन का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो ये सारा हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गई होगी। अब जो दूसरा टर्म आ रहा है इसमें, जो हमारे क्वेश्चन में आ रहा है एनएफटीज, एनएफटीएस। तो सबसे फर्स्ट एनएफटी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नॉन फंजिबल, नॉन फंजिबल जीबल टोकन, TOCKEN। नॉन फंजिबल टोकन का मतलब क्या होता है कि ये जो है नॉन फंजिबल टोकन ये भी एक क्रिप्टो करेंसी ही है, इट इज ऑल्सो एक क्रिप्टो करेंसी। लेकिन जो ये क्रिप्टो करेंसी है ये कुछ अलग टाइप का क्रिप्टो करेंसी है। फॉर एग्जांपल ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये बहुत ही डिफिकल्टी से मिलती है और ये एक यूनिक होता है, यूनिक होता है। मतलब कि जो एनएफटी एक बार जो लॉन्च हो गई वैसा एनएफटी दोबारा लॉन्च नहीं हो सकती। जैसे एक आदमी, आदमी भी एक यूनिक होता है अपने आप में, कि अगर एक आदमी है तो वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में वैसा आदमी देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी चीज़ को यूनिक बोला जाता है। तो यूनिक होता है। और इसका जो है क्रिएटर्स जो भी है, मतलब कि ये जो क्रिएट किया जाता है ये एक डिजिटल एसेट्स, डिजिटल एसेट्स के रूप में वर्क करता है एनएफटी। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी भी तो क्या है, एक डिजिटल एसेट्स है, डिजिटल पैसा है। तो ये भी एक डिजिटल एसेट है। सबसे फर्स्ट की जो बिटकॉइन है, बिटकॉइन है वो इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल है। इट्स मीन्स कि बिटकॉइन से आप पैसा में एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे बिटकॉइन इज कन्वर्टेड इनटू रुपीज। लेकिन अगर बात करते हैं एनएफटीज की तो ये इंटरचेंजेबल नहीं है, मतलब कि इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आपको एनएफटी से पैसा अपडेट करना है नहीं कर सकते हैं रिडीम से, लेकिन बिटकॉइन से रुपी में आप ले सकते हैं, बिटकॉइन को डॉलर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सारा बिटकॉइन का ये प्रॉपर्टी है, लेकिन एनएफटीज में ऐसा नहीं हो सकता है, ये इंटरचेंजेबल नहीं है। बिटकॉइन है, बिटकॉइन को डिजिटल एसेट्स बोला जाता है, जबकि एनएफटीज को हम बोलेंगे क्या, यूनिक एसेट्स। बिटकॉइन इज डिजिटल एसेट्स बट एनएफटीज इज यूनिक एसेट्स सॉरी। अब बात करते हैं कि जो भी है बिटकॉइन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एनीथिंग, तो हम हमारा जो चर्चा है वो है बिटकॉइन पर। बिटकॉइन बहुत ही अभी प्रचलित कॉइन से वर्चुअल करेंसी है। और बिटकॉइन का कुछ वैल्यू जान लीजिए कि एक बिटकॉइन का कितना वैल्यू है। तो एक बिटकॉइन, एक बीटीसी बिटकॉइन समझिए, एक बिटकॉइन का जो वैल्यू है वो है 41,40,981.41। ये अभी करंट का है, तो ये चेंज होते रहते हैं, ये जो वैल्यू है चेंज होते रहते हैं। सिंस जो बिटकॉइन टेक्नोलॉजी लाया था सबसे फर्स्ट लाया गया था जापानीज में, एक पर्सन थे जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो, सतोशी तोशी नाकामोटो, सतोशी नाकामोटो के द्वारा ये लाया गया था। इसी के नाम पर जो हम यूज करते हैं, जो हमारा बिटकॉइन यूज होता है वो बिटकॉइन के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो यूज करते हैं इन द रियल प्रैक्टिस वो करते हैं सतोशी, सतोशी, सतोशी के फॉर्म में। तो 1 सतोशी होता है 10⁻⁻8 बिटकॉइन, और इसको हम इजिली यूज करते हैं इन द मार्केट सतोशी को। तो हमारा जो है ये क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लेकर के जो भी डिटेल एनालिसिस थी लगभग 10 मिनट चला है। हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द रिसेंटली अपॉइंटेड एट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी एज्यूम्ड चार्ज ऑन 4 अप्रैल 2021? वे कौन से हैं जिन्हें हाल में ही 4 अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप करेक्ट आंसर देंगे। बहुत ही अभी चर्चित विषय रहा है और उम्मीद है कि आप ये इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो इसका है रमना, यहाँ पे जेड रॉन्ग है, रमना, जस्टिस एन.वी. रमना। जस्टिस एन.वी. रमना वाज द appointed as the Chief Justice of India in the 4 अप्रैल 2021। चलिए हम बात करते हैं कि इनके बारे में, जो रमना है उनके बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 1957 में, 1957 में। और इन जो विलेज था वो कौन था? पुन्नावरम विलेज, पुन्नावरम विलेज, पुन्नावरम विलेज, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में इन्होंने जन्म लिया था। और इन्होंने 1983 में एडवोकेट के लिए एनरोल किया था। उसके बाद ये चीफ जस्टिस बने थे दिल्ली हाई कोर्ट के इन 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फॉर्म में नियुक्त किए गए थे, जस्टिस बने थे। और 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट किए गए थे, जज के रूप में अपॉइंट किए गए थे 2014 में। अब बात करते हैं कि जो हमारा ये जो है चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट है वो कौन से आर्टिकल, संविधान के कौन से आर्टिकल, कौन से का प्रोविजंस क्या है, कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो ये सारे बात करेंगे। तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ है चीफ जस्टिस बाय द प्रेसिडेंट, इट इज कम्स अंडर आर्टिकल 124 का क्लॉज 2, क्लॉज 2, 124 आर्टिकल या क्लॉज 2 के अंतर्गत ये आते हैं। अब बात करते हैं कि जो चीफ जस्टिस है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है, ये क्या होता है कि जो अभी प्रेजेंट में चीफ जस्टिस है, जो आने वाले हैं, जो प्रेजेंट का चीफ जस्टिस है वो रिकमेंड करेंगे कि ये चीफ जस्टिस को बनाना है हमारा आगे का चीफ जस्टिस। और वो जो भेजेंगे हमारा जो है यूनियन लॉ मिनिस्टर। तो इनका जो रिकमेंडेशन होगा वो यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजेंगे। फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर है तो वो प्रेसिडेंट, पहले प्राइम मिनिस्टर को भेजेगा और प्राइम मिनिस्टर इस पर अप्रूव करेंगे, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट का साइन होगा। इस तरह से किया जाता है। अब बात आई कि जो हमारा जो चीफ जस्टिस है उसका जो अपॉइंटमेंट होता है जनरली होता है जो सीनियर मोस्ट होते हैं, सीनियर मोस्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते हैं। क्या हमेशा ऐसा ही हुआ है? नहीं, कुछ केस में, जो हमारा जब इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी के केस में ऐसा नहीं हुआ था। जो चीफ जस्टिस बनाए गए थे वो 2 सीनियर मोस्ट को पार करके बनाए गए थे, तीसरे को बनाया गया था। तो उस समय थोड़ा शेड्यूल बिगड़ गया था। फिर राजीव गांधी के समय भी कुछ ऐसा हुआ था। फिर फाइनली 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने में एक फैसला किया, ठीक है ना। वही सुप्रीम कोर्ट जज का केस में वो उन्होंने फैसला किया कि जो हमारा सीनियर मोस्ट जज होगा वही बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी सीनियर मोस्ट जज है रमना, तो उन्हीं को बनाया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलिए हम बात कर लिए कि किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, किसके तहत किया जाता है, किस तरह से अपॉइंटमेंट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यूनियन लॉ मिनिस्टर बीच में आते हैं। वो जो है वो भेजेगा यूनियन लॉ मिनिस्टर को, और यूनियन लॉ मिनिस्टर भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। फिर वहाँ पे डिसीजन होगा, फिर वहाँ पे फाइनली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद अपॉइंटमेंट किया जाएगा जज का। चलिए अब बात करते हैं कि रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अमन्या। देखिए जो इसका जो करेक्ट आंसर है अमन्या, इसमें हमने डाला है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, नन। देखिए ये जो है इसका जो करेक्ट आंसर बी एंड सी बोथ है, बोथ बी एंड सी होगा, बोथ बी एंड सी दोनों के कोलेब्रेशन से ये लॉन्च किया गया है अमन्या, ठीक है ना। अमन्या जो है ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये है ट्राइबल के लिए, ट्राइबल के लिए हमने लॉन्च किया है अमन्या ऐप। तो चलिए देखते हैं कि ये अमन्या ऐप है क्या। सबसे फर्स्ट इट इज
इट इज ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव। अब बात करते हैं कि ये आखिर में है क्या। तो ये जो है इसमें बहुत सारे वर्क करेंगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन वर्क करेंगे। जैसे गवर्नमेंट तो एक वर्क करेगी ही इसको अचीवमेंट करने में। उसके अलावा जो फिलेंथ्रोपिस्ट है, फिलेंथ्रोपिस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद नेशनल एंड इंटरनेशनल फाउंडेशन जो भी है, नेशनल और इंटरनेशनल फाउंडेशन। इसके अलावा जो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब CBOs, NGOs, ये सारे मिलकर के वर्क करेंगे। तो इसका क्या है, इसका मतलब कि ये सारे वर्क किस बात को लेकर करेंगे, ये जो हेल्थ, जो ट्राइबल एरियाज में हेल्थ का जो इशू है उसको लेकर करेंगे कि किस तरह से हेल्थ को सुधारा जाए। जो न्यूट्रिशन स्टेटस है या जो हेल्थ स्टेटस है ऑफ द ट्राइबल पीपुल्स, ट्राइबल कम्युनिटी इंडिया में, उसको किस तरह से इन्हांस किया जाए। तो इसके लिए ये एक स्टेप उठाया गया है। अमन्या जो है स्कीम लॉन्च किया गया है, ये जो लॉन्च किया गया है इस दोनों के द्वारा। और इसको सपोर्ट मिला है बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन, बिल्स एंड मेलिंडा लिंदा लिंदा गेट्स फाउंडेशन, मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन से इसको भी सपोर्ट मिला है। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो भी है डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, GSAPI 1.0, GSAP 1.0, ये जो लॉन्च किया गया है किस एजेंसी द्वारा किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, RBI, SBI एंड नन। इसका आप करेक्ट आंसर दे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा RBI। चलिए हम बात करते हैं GSAP के बारे में। ये GSAP आखिर में क्या है। तो देखिए GSAP गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितना इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है 25,000 करोड़ 15 अप्रैल तक है इशू करना। लेकिन जो टोटल इसका जो वर्थ है इशू करना वो है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का जो वर्थ है इशू करना है। तो सबसे फर्स्ट करते हैं कि GSAP का फुल फॉर्म क्या है। GSAP जो है हमारा, GSAP इसका फुल फॉर्म क्या है। तो GSAP का जो फुल फॉर्म है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम 1.0, ठीक है। इसका जो फर्स्ट परचेज है इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन में, क्या करेगी कि जो RBI है, RBI क्या करेगी कि ये परचेज करेगी, ये परचेज करेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। और इसका जो अमाउंट है परचेज करने का वो है 1 लाख करोड़ का टारगेट है कि 1 लाख करोड़ इसको परचेज करनी है, ठीक है ना। तो इन्होंने 25 अप्रैल तक 25,000 करोड़ का टारगेट रखा है कि इतना ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्वायर्ड करेंगे, उतना ये खरीद लेंगे। अब बात करते हैं कि RBI ऐसा क्यों करती है। तो देखिए अभी चल रहा है पेंडेमिक, अभी मार्केट में चल रही है बड़ी पैसा की प्रॉब्लम। तो उनको लिक्विडिटी बढ़ाना, जैसे RBI को लिक्विडिटी बढ़ाना मतलब मार्केट में पैसा को पंप करना है। तो ये जो पंप करते हैं ये करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन के द्वारा। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, चलिए बात करते हैं। एक नया टर्म आ गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, के बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारा, ये है हमारा मार्केट, ये है हमारा मार्केट, ये है हमारा RBI और इधर भी RBI है, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा जो मार्केट है, मार्केट में क्या करना है कि पैसा को पंप करना है, पैसा हमें मार्केट में देना है। मार्केट में पैसा क्यों देना है, क्योंकि जो है सो जब मार्केट में पैसा आएगा, जब लोन्स आएगी मार्केट में पैसा आने से क्या होगा कि जो है सो लोगों के पास पैसा आएगी, लोगों के पास पैसा आएगी तो वो ज़्यादा घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, एनीथिंग खरीदेंगे। तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा कि कुछ न कुछ वर्थ का जनरेशन होगा। वर्थ जनरेशन होगा मतलब कि जैसे मान के चलिए कार खरीदे, जो इंडिविजुअल है कार खरीदना शुरू हो गया, कार लोन सस्ते हो गए क्योंकि मार्केट में पैसा आ गया। तो पैसा
सस्ता हो गया, इट मीन्स कि कार लोन सस्ते होंगे, जो बैंक है वो अपना इंटरेस्ट रेट घटा देगी क्योंकि उनके पास पैसा है अभी। तो जैसे कार लोन से तो कार का बढ़ गया डिमांड बढ़ा, तो जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कार बनाने वाली कंपनी है, वो कार बनाना शुरू करेंगे। कार बनाना शुरू करेंगे तो उसके लिए उनको चाहिए रॉ मटेरियल, लेबर, एनीथिंग जो भी हमें चाहिए वो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये सब इनको रिक्वायरमेंट होगी। और जब रॉ मटेरियल, लेबर रिक्वायरमेंट, तो एक चेन बनेगा और चेन के थ्रू क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों के पास पैसा आएगी, फिर वो सामान खरीदेंगे, तो क्या होगा, फिर सामान बढ़ेगा, फिर सामान का प्राइस बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सामान का प्राइस बढ़ेगा, फिर इन्फ्लेशन आएगा, तो फिर उसको, अब क्या हो गया, ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया, वो भी अच्छी बात नहीं है क्योंकि जो आरबीआई का पॉलिसी है 2 to 6%, मतलब कि 2 to 6% के बीच में इन्फ्लेशन रखनी है। जब इन्फ्लेशन ज़्यादा आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, तो फिर क्या करेगी कि आरबीआई है तो मार्केट से पैसा खींचना शुरू करेगी, तो जब मार्केट से पैसा खींचना शुरू करेगी तो फिर क्या हो जाएंगे, कार लोन का इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग कार खरीदना कम कर देंगे, इसकी वजह से सारा कुछ धीरे धीरे कम आ जाएगा, फिर कंट्रोल में आ जाएगी। तो बहुत सारा जरिया है, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट के बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारा जो टूल्स है आरबीआई के पास जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहती है। तो चलिए हम ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो ऑपरेशन की जाती है आरबीआई के द्वारा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के द्वारा की जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सिक्योरिटी को खरीद करके या उसको बेच करके की जाती है। फॉर एग्जांपल अभी पेंडेमिक चल रही है, अभी मार्केट में पैसे की ज़रूरत है, अभी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ज़रूरत है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। डिमांड कैसे बढ़ेगी, तो लोगों को पैसा देना पड़ेगा, तो मार्केट में पैसा पंप करना पड़ेगा। आरबीआई क्या करेगी कि जो भी सिक्योरिटीज़ है वो क्या करेगी, खरीदेगी मार्केट से। मार्केट में जो भी सिक्योरिटीज़ है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हो या प्राइवेट सिक्योरिटीज़ हो, वो सारा खरीदेगी। तो इसमें जीसैट के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट का प्लान कि 1 लाख करोड़ को हमको मार्केट में पंप करना है, 1 लाख करोड़ मार्केट में देना है। तो वो 1 लाख करोड़ का जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट से खरीदेगी। जब मार्केट से खरीदेगी तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी तो ये वापस इसको मार्केट में पैसा देना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, पैसा वापस पंप की। तो इसको बोला जाता है, इसी को बोला जाता है, जब मान के चलिए कि पैसा ज़्यादा हो गया मार्केट में, अब मार्केट से पैसा को एब्जॉर्ब करना है, ये हो गया पंपिंग का केस। सिक्योरिटी खरीदी, पैसा को पंप किया, ये पंपिंग का केस। मार्केट में पैसा जब बढ़ाना हो, जब मार्केट से पैसा को एब्जॉर्ब करना हो, क्या करेगी आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी उसको वो बेचना शुरू करेगी, सेल करना शुरू करेगी और मार्केट से पैसा लेना शुरू करेगी और मार्केट से पैसा खींचेगी अपने तरफ। तो ये बोला जाता है मार्केट ऑब्जर्वेशन, मतलब कि किस तरह से आरबीआई अपने इसको रेगुलेट कर सकती है, मतलब ओपन मार्केट रेगुलेशन के जरिए पैसा को या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का ये एक टूल है। चलिए अब बात करते हैं कि जो हमारा जीसेक है, जीसेक ये क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है। सिक्योरिटी आखिर में होता है क्या, सिक्योरिटी एक पेपर पे लिखा हुआ रहता है, बॉन्ड होता है एक तरह से। तो जैसे उसमें लिखा रहेगा कि जैसे सिक्योरिटी रहेगा, उसमें रहेगा रिसीवर का नाम, जैसे आई रहेगा और अमाउंट रहेगा, इतना अमाउंट, पीरियड रहेगा इतने दिन में, इतने इंटरेस्ट के साथ आपको वापस करूंगा, और यहाँ पे साइन जो भी एजेंसी है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से लेटर है, एक तरह से का एक बॉन्ड है, और इस बॉन्ड के जरिए ये सारा काम होता है और ये एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गवर्नमेंट बॉन्ड, इस दोनों में अंतर क्या है। एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड है। सिक्योरिटी भी एक बॉन्ड का ही, दो ये अलग अलग है, मतलब कि बॉन्ड दोनों सेम ही है, एक तरह से दोनों में सेम ही रहेगा। बस गवर्नमेंट सिक्योरिटी यूज करते हैं जो शॉर्ट टर्म के बाद, अगर शॉर्ट टर्म का हो सिक्योरिटी, जैसे कि सिक्योरिटी पे लिखा हो कि हम जो है आपको ये 1 साल के अंदर में देते हैं, या 182 दिन में देते हैं, या आपको 141 दिन में देते हैं, 91 दिन में देते हैं। तो ये है जो ये 1 साल से कम पीरियड के लिए, तो इसको रहता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, वो होता है मोर देन 1 ईयर पीरियड के लिए अगर वो फंड लिया जाएगा, वो सिक्योरिटी ली जाएगी, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड। तो उम्मीद है कि आपको ओपन मार्केट ऑपरेशन सही समझ में आ गया होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझ में आ गई, गवर्नमेंट बॉन्ड समझ में आ रही होगी। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का पूरा डिटेल एनालिसिस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following have launched a platform to advise poor countries on funding for conservation and climate activities? निम्नलिखित में से किसने गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए वित्त पोषण
पर सलाह देने के लिए एक मंच शुरू किया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आप करेक्ट आंसर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके करेक्ट आंसर के साथ। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ल्ड, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में हम लोगों ने पीछे जो सेट वन है उसमें डिटेल एनालिसिस की थी। उसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और उसने अभी रिसेंटली में एक लॉन्च किया है, एक रिपोर्ट लॉन्च किया। उस रिपोर्ट का आप कमेंट सेक्शन में जवाब दें, क्योंकि पिछला स्लाइड में हम लोगों ने अच्छे से डिस्कशन किया था। तो आपका जवाब का इंतजार रहेगा इन द कमेंट सेक्शन। अब बात करते हैं आईयूसीएन का, भी हम लोगों ने चर्चा किया था पिछले में। तो इसका फुल फॉर्म बताया, आईयूसीएन का फुल फॉर्म क्या है। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जो है आंसर कर सकते हैं और कीजिए। जब कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपको याद होगी, हर चीज़ रिमेंबर रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम आते हैं अपने जो है तो क्लाइमेट चेंज है उसको लेकर के। तो चलिए देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज करती है तो सबसे फर्स्ट ह्यूमन हेल्थ पे क्या वर्क करती है। देखिए क्लाइमेट चेंज जब होती है तो बहुत सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से डिजीज लेकर के आती है। ह्यूमन हेल्थ पर ही हम बात करेंगे। इसके अलावा जो ज्योग्राफिकल हेल्थ है वो तो देखते ही हैं कि ग्लेशियर पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिसकी वजह से है सो देख रहे होंगे उत्तराखंड में अभी रिसेंटली में बादल फटी है। उससे पहले 1 महीना पहले देखे होंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है सो ग्लेशियर टूटी थी। तो ये सब घटनाएं क्यों हो रही है? ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है कि ग्लोबली टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। जिसके वजह से क्या हो रही है कि जितनी भी बर्फ है वो पिघल रहे हैं। उसके कारण जो है वो पिघल करके समुद्र में जाते हैं, जिससे समुद्र का लेवल उठता है, सी लेवल उठता है। सी लेवल उठने से बहुत छोटे छोटे जो आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड वो डूब चुके हैं और बहुत सारे आइलैंड डूबने के कगार पे है। तो ये तो हमारा है जो ज्योग्राफिकली वो बात करते हैं, अर्थ पर जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करती है। उसके अलावा जो हमारा देख रहे होंगे रेन का अनसर्टेनिटी, मतलब जिस महीना में रेन होना हो उस महीना में नहीं होती है, जिस महीना में ओला नहीं होना हो उस महीना में होती है। तो ये जो है क्लाइमेट भी शिफ्ट करता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में। तो मेंटल हेल्थ में एक आता है इंजरीज, फैटलिटी, मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट। तो क्लाइमेट चेंज होने से ये तो आएगी ही, गर्मी बढ़ेगी, आपको देख रहे होंगे स्किन में प्रॉब्लम आएगी, फर्टिलिटी, बहुत सारे डिजीज जैसे उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है ना। और मेंटल हेल्थ का इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि आप देखिए आप जहाँ पे जैसे फ्रेश एटमॉस्फेयर में रहिए, जहाँ पे आपका गार्डन हो, पेड़ पौधा हो, वहाँ पे रहिए। तो आपका देखिए मेंटल हेल्थ किस तरह से वर्क करता है। आपका मेंटलिटी उस समय क्या रहती है? एकदम पॉजिटिवनेस रहेगा, पूरा कूल रहेंगे। लेकिन वही आप शहर में चले जाइए जहाँ पे बहुत सारा पॉल्यूशन है, बहुत सारी गाड़ी चल रही हो, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हो गए, तो वहाँ पे आपको बहुत सारा जैसे मेंटल हेल्थ आएंगे, थोड़ा इरिटेशन होगा, आँख में प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा क्या बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा रहेगा, जैसे अस्थमा हो गया, ये सब होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। तो एयर पोल्यूशन की वजह से, एयर पोल्यूशन जहाँ पे देखिए ये सब है। सीवियर वेदर में ये सब आएगी कि अगर वेदर चेंज हुआ तो फर्टिलिटी आएगी, इंजरी आएगी। जैसे आप जैसे यही क्या बोलते हैं ग्लेशियर टूटा, तो ग्लेशियर टूटा में कितना लोग मरे, कितने लोग इंजर्ड हुए। तो ये इंजरी आ रही है जो सीवियर वेदर का कंडीशन हो जाता है। जैसे कि बिजली कड़कना, तो बिजली कड़कने में जो थंडर वो होती है, थंडर देखते होंगे कितने की जान पिछले साल चली गई थी, इस बार भी देखिए थंडर होता है, कुछ ना कुछ जान जाती ही रहती है। अब बात करते हैं एक्सट्रीम हीट की वजह से क्या क्या हो जाता है। जैसे हीट रिलेटेड इलनेस आ जाती है, डेथ हो जाता है, कार्डियोवास्कुलर फेल्यूर हो जाता है, जैसे कि बीपी यूपी बढ़ जाता है, हार्ट अटैक आ जाती है, या हीट रिलेटेड जैसे कि स्किन पूरा खराब हो जाएगी, स्किन में मतलब कि जल जाती है। तो इस तरह से का जो रिलेटेड देखने को मिलती है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में देखिए फोर्स माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन जैसे कि आप जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे लोग, टेम्परेचर बढ़ेगी ग्लोबली तो वहाँ पे माइग्रेट करेंगे ही, वहाँ की जो पशु पक्षी होगी वो भी माइग्रेट करेंगे, जो आदमी है वो भी माइग्रेट करेगा। सिविल कन्फ्लिक्ट होता है, लड़ाइयाँ झगड़ा और बढ़ जाती है, क्योंकि अब माइग्रेट कर रहा है, हमारे देश में तू क्यों आ गया, तू हमारे देश में क्यों आ गया, इसको लेकर के देखते हैं झगड़ा होता है। मेंटल हेल्थ इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वाटर एंड फूड सप्लाई में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए जब क्लाइमेट चेंज हो रही है तो क्या हो रहा है कि वेदर चेंज हो रहे हैं, रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है। जो रेनफॉल जहाँ पे नहीं होता था वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, जहाँ पे होता था वहाँ पे रेनफॉल नहीं हो रहा है, नदियाँ सूख रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि
वाटर की सप्लाई में इम्पैक्ट आ रही है, वाटर सही से नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा जो मल न्यूट्रिशन है वो हो रहा है, डायरिया जैसे डिजीज उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि वाटर का सप्लाई नहीं है सही, वाटर सही नहीं है। वाटर के कमी के कारण उसका सही से रेगुलेशन नहीं हो पाता है। फिर वाटर क्वालिटी इम्पैक्ट, वाटर में क्वालिटी इम्पैक्ट में आती है, जैसे कि बात करते हैं कि कोलेरा डिजीज इसकी वजह से होता है, जैसे साइट्रोपियोडिसिस होता है, कैम्बिलोबैक्टीरियस होता है, मतलब कि हार्मफुल जो भी ब्लूम्स है उसके द्वारा होता है, वाटर कॉन्टेमिनेटेड, मतलब प्रदूषित जल पीने की वजह से। अब बात करते हैं कि इंक्रीजिंग एलर्जेंस एलर्जेंस जैसे कि रिस्पिरेटरी एलर्जीज आती है, अस्थमा होते हैं। तो ये सब क्या है, क्या बोलते हैं कि ये सब क्लाइमेट चेंज का ही है। उसके बाद वेक्टर इकोलॉजी जो भी चेंज हो रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, इब्लेंट्रिस, हंटा हंटा वायरस चर्चे में रहा था पिछले साल, हंटा वायरस, मलेरिया का। हाँ, एक मलेरिया का अभी वैक्सीन आ चुकी है, मलेरिया की वैक्सीन भी आ चुकी है। वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन है, उसको ट्रायल किया जा रहा है। तो आप बताएं इस वैक्सीन का नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं। तो चलिए, मलेरिया हो गया, रिफ्ट वैली फीवर, लाइम डिजीज, चिंगोलिविया, वेस्ट नाइल वायरस। तो ये सारे देखिए नए नए वायरस जनरेट हो रहे हैं, नए नए डिजीज अभी जैसे कोरोना वायरस, ये भी तो एक वायरस है, ये भी तो जनरेट हुआ है। तो ये सब वायरस क्या कर रहे हैं, बहुत ही डेडली वायरस जनरेट हो रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में चेंज आ रही है। तो ये है हमारा ग्लोबल वार्मिंग का कुछ कंडीशन, जैसे कि देखो कि ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा ज्योग्राफिक में क्या हो रहा है, राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है, मोर एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, जहाँ पे बादल देख रहे होंगे आजकल, जो मतलब कि पिछले कुछ सालों में 5-10 सालों में बादल का कड़कना बहुत ही बढ़ गया है, जिसकी वजह से डेथ, बहुत सारी डेथ होती है इन इंडिया। इसी तरह राइजिंग सी लेवल में राइज होना, CO2 लेवल में इंक्रीज करना, तो ये सारा क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है। तो क्लाइमेट चेंज के बारे में तो आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जो ऑप्शन में जो सब एजेंसी है, जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बात की थी, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक एंड IMF के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में शुरुआत करेंगे। हम अभी इस सेशन को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो लाएंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए सक्सेस साथी पे, और सक्सेस साथी के इस चैनल पे आप इस लेक्चर को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए हम इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और देखिए मास्क पहनना कभी मत छोड़िए। मास्क, अगर आप बाहर जब भी जा रहे हैं, मास्क और सैनिटाइजर ये बहुत ही ज़रूरी है। अभी देख रहे होंगे आज का केस बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ आया केस है, वर्ल्ड का सबसे रिकॉर्ड केस है, 4,12,000, मतलब कि बहुत ज़्यादा केस बढ़ रही है। आप में बाहर, इस कंडीशन में बाहर बिल्कुल मत निकले, अगर बाहर निकले तो पूरी सावधानी के साथ निकले। ये बहुत ही खतरनाक डेडली वायरस है, और बहुत ही खतरनाक वायरस है। और घर पे रहे, सुरक्षित रहे, और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।